भारत के इतिहास का एक पहलू बेशुमार डाकुओं से भरा पड़ा है, क्योंकि किसी दौर में हमारे देश भारत के अलग अलग छोटे बड़े इलाकों में अलग अलग तरह के डाकू रहा करते थे। और जब कभी भी डाकुओं की बात की जाती है तो फूलन देवी का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, क्योंकि फूलन देवी के बगैर डाकुओं की कोई भी कहानी अधूरी मानी जाती है। फूलन देवी न सिर्फ भारत के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक डाकुओं में से एक थी, बल्कि साथ ही साथ ये इतनी ज्यादा मशहूर डाकू थी कि इसके दौर में देश में रहने वाले बच्चे बच्चे की जबान पर इसका नाम याद हो गया था। इसके खौफ से बड़े ताकतवर लोग भी कांपा करते थे। फूलन देवी की ताकत और इसकी शोहरत का अंदाजा आप लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसकी जिंदगी पर न सिर्फ किताबें लिखी गई हैं, बल्कि इसके ऊपर एक मशहूर फिल्म भी बनाई गई है, जिसको बैंडेड क्वीन के नाम से जाना जाता है। अब सवाल ये है कि एक औरत होने के बावजूद भी फूलन देवी एक डाकू कैसे बन गई थीं? इनकी जिंदगी के वो कौन से खतरनाक उतार चढ़ाव थे कि जिन्होंने इनको अपने दौर का, पूरे देश का सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर डाकू बना दिया था। एक ऐसा डाकू कि जिसके खौफ से हर छोटा बड़ा इंसान कांपता था। तो चलिए फूलन देवी की इस दिलचस्प कहानी को शुरू करते हैं। फूलन देवी की पैदाइश 10 अगस्त 1963 को एक मल्ला फैमिली में हुई थी, और इनकी ये फैमिली उत्तर प्रदेश के एक मशहूर जिले जालौन में रहा करती थी। फूलन देवी की फैमिली हद से ज्यादा गरीब हुआ करती थी, जिसकी वजह से फूलन देवी का पूरा बचपन इतनी गरीबी में गुजरा था कि कभी कभी तो खाने के लिए रोटी भी नहीं मिला करती थी। मगर फूलन देवी बचपन से ही बहुत ज्यादा तेज और लड़ाकू नेचर की हुआ करती थी। इसीलिए जब 10 साल की उम्र में एक बार फूलन देवी को ये खबर मिली कि उनके चाचा ने उनके फादर की ज़मीन को हड़प लिया है, तो वो फौरन अपने चाचा की फैमिली से लड़ने के लिए चली गई। और इस लड़ाई में उसने अपने चाचा के बेटे यानी अपने ही चचेरे भाई के सर पर ईंट मार दी थी। फूलन देवी की इस हरकत से उसके फादर यानी पिता इतने ज़्यादा नाराज़ हुए थे कि उन्होंने फूलन देवी की 10 साल की उम्र में ही शादी करने का फैसला कर लिया था। और इस जल्दबाजी में उनके फादर ने 10 से 11 साल की फूलन देवी की शादी जिस आदमी के साथ की थी, वो फूलन देवी से लगभग उम्र में 35 साल बड़ा था। तो जाहिर है फूलन देवी की ये शादी नाकाम होना ही थी। इसीलिए फूलन देवी की ये शादी बिल्कुल न चल सकी। उसका शौहर उसके ऊपर न सिर्फ हद से ज्यादा जुल्म सितम किया करता था, बल्कि उसके साथ जोर जबरदस्ती भी किया करता था। इन्हीं तमाम चीज़ों से परेशान होकर अब कम उम्र फूलन देवी ने अपनी ससुराल से भागकर अपने घर जाने का फैसला किया। मगर जब फूलन देवी कुछ वक्त के बाद अपने घर से वापस ससुराल पहुंची, तो उसको ये पता लगा कि उसके शौहर यानी पुत्ती लाल के जो उससे उम्र में 35 साल बड़ा था, उसने दूसरी शादी कर ली है। और इस बार उसके शौहर यानी पुत्ती लाल ने और उसकी नई बीवी ने फूलन देवी को अपने घर में भी नहीं घुसने दिया, जिसकी वजह से फूलन देवी अपना सारा सामान लेकर अपने ससुराल से अपने घर की तरफ आने लगी। मगर रास्ता में फूलन देवी की मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई कि जो डाकुओं के गैंग से ताल्लुक रखा करते थे। ये सारे डाकुओं के गैंग उस दौर में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर एक्टिव हुआ करते थे, और अब इस तरह से फूलन देवी ने डाकुओं के गैंग को ज्वाइन कर लिया था। हालांकि ये बात अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है कि आखिर फूलन देवी डाकुओं के गैंग तक कैसे पहुंची थी, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि डाकुओं के गैंग ने फूलन देवी को अगवा किया था, जबकि कुछ का कहना है कि फूलन देवी अपने लड़ाकू मिजाज की वजह से उस जगह पर खुद पहुंची थी। हालांकि जब एक इंटरव्यू में फूलन देवी से इस बारे में सवाल किया गया था, तो उन्होंने भी इस सवाल को टाल दिया था और ये जवाब दिया था कि शायद किस्मत को ही यही मंजूर था। फिलहाल दोस्तों, फूलन देवी ने डाकुओं के जिस गैंग को ज्वाइन किया था, उसके लीडर का नाम उस दौर में बाबू गुज्जर हुआ करता था। बाबू गुज्जर जहां एक तरफ ऊंची जाति यानी राजपूत जाति से ताल्लुक रखा करता था, वहीं फूलन देवी एक नीची जाति से ताल्लुक रखा करती थी। इसके अलावा बाबू गुज्जर के बारे में ये भी बताया जाता है कि पहले दिन से ही बाबू गुज्जर की फूलन देवी के ऊपर गलत नजर थी। इसीलिए जब एक रात बाबू गुज्जर ने फूलन देवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो विक्रम मल्ला नाम का वो डाकू कि जो इस गैंग का दूसरा सबसे ताकतवर इंसान हुआ करता था, वो फूलन देवी को बचाने के लिए बीच में कूद पड़ा। और इसी वजह से अब बाबू गुज्जर और विक्रम मल्ला के बीच एक झड़प होना शुरू हो गई। इस झड़प में विक्रम मल्ला ने बाबू गुज्जर को गोली से खत्म कर दिया, और इस तरह से अब विक्रम मल्ला, जो पहले से ही इस गैंग का दूसरा सबसे ताकतवर इंसान था, वो बाबू गुज्जर की मौत के बाद खुद इस गैंग का सबसे बड़ा लीडर बन गया। दोस्तों, डाकुओं के इस गैंग के नए लीडर यानी विक्रम मल्ला ने न सिर्फ फूलन देवी को रेप से बचाया था,
بلکہ یہ پیدائشی طور پر ملا جاتی جو کہ پھولن دیوی کی تھی اس سے تعلق رکھا کرتا تھا، اسی لیے اب ان دونوں نے ایک دوسرے کے قریب آنا شروع کر دیا تھا، اور کچھ وقت کے بعد ہی پھولن دیوی اور وکرم ملا کی لو اسٹوری کے چرچے پورے گینگ میں ہونے لگے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وکرم ملا ہی وہ انسان تھا کہ جس نے پہلی بار پھولن دیوی کو گولی چلانا سکھائی تھی۔ کچھ وقت کے بعد جب وکرم ملا اور پھولن دیوی اپنے گینگ میں پوری طرح سے سیٹل ہو گئے تھے تو ایک دن پھولن دیوی نے وکرم ملا اور گینگ کے سارے لوگوں کے ساتھ اس گاؤں جانے کا فیصلہ کیا کہ جس گاؤں میں اس کا پرانا شوہر یعنی پتی لال رہا کرتا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے نہ صرف پتی لال کو اتنی بری طرح سے مارا کہ وہ ادمرا ہو گیا تھا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہاں پر ایک لیٹر بھی چھوڑا، جس لیٹر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آج کے بعد اس گاؤں میں رہنے والا کوئی بھی عمر دراز انسان کسی چھوٹی بچی سے شادی کرے گا تو اس کو پھولن دیوی خود گولی مارے گی، کیونکہ ظاہر ہے پھولن دیوی اس چیز کو خود برداشت کر چکی تھی۔ پھولن دیوی اور وکرم ملا کی یہ زندگی اسی طرح سے ہی گزر رہی تھی کہ اچانک سے اسی دور میں جیل سے دو ایسے لوگوں کی رہائی ہوئی کہ جن میں سے ایک کا نام لالا رام اور ایک کا نام شری رام تھا۔ یہ دونوں ڈاکو بھی پھولن دیوی کے گینگ سے ہی تعلق رکھا کرتے تھے، مگر اس دور سے ہی جیل میں بند تھے کہ جس دور میں پھولن دیوی کے گینگ کا سردار وکرم ملا نہیں بلکہ بابو گجر ہوا کرتا تھا، اور ان دونوں کو بابو گجر کا خاص آدمی بھی مانا جاتا تھا۔ جب یہ دونوں آدمی جیل سے چھوٹ کر چمبل کے علاقے یعنی اپنے گینگ کی جگہ پر پہنچے تو ان کو یہ خبر ملی کہ بابو گجر تو مر چکا ہے اور اس کو وکرم ملا نے مارا ہے، اور وہ بھی کسی اور کے لیے نہیں بلکہ پھولن دیوی کے لیے۔ یہ سن کر یہ دونوں غصے سے لال ہو گئے اور ان کے دلوں میں انتقام کی آگ جلنے لگی۔ اسی انتقام کی آگ کے ساتھ اب ان کے گینگ میں پھوٹ پڑنا بھی شروع ہو گئی تھی، کیونکہ جہاں ایک طرف پھولن دیوی اور وکرم ملا نیچی جاتی سے تعلق رکھا کرتے تھے تو وہیں دوسری طرف لالا رام اور شری رام اونچی جاتی یعنی راجپوت سے تعلق رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بابو گجر بھی ایک اونچی جاتی کا انسان تھا، اسی لیے ان دونوں کو یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ ہو نہ ہو وکرم ملا نے بابو گجر کو اونچی جاتی کی وجہ سے بھی مارا ہے تاکہ وہ کسی طرح سے ہمارے ڈاکوؤں کے گینگ میں نیچی جاتی کے لوگوں کا دبدبہ قائم کر سکے۔ بس اسی وجہ سے ہی اب اس گینگ میں پھوٹ پڑنا بھی شروع ہو گئی تھی۔ اونچی جاتی کے لوگوں نے لالا رام اور شری رام کی طرف جانا شروع کر دیا تھا تو وہیں نیچی جاتی کے لوگ پھولن دیوی اور وکرم ملا کی طرف آنے لگے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لالا رام اور شری رام حد سے زیادہ مضبوط ہو گئے اور پھولن دیوی وکرم ملا حد سے زیادہ کمزور ہو گئے، کیونکہ ان کے گینگ میں زیادہ تر اونچی جاتی کے لوگ تھے اور اب وہ سب کے سب دوسرے گینگ میں جا چکے تھے۔ اسی وجہ سے ایک دن اچانک سے لالا رام اور شری رام کے گینگ نے وکرم ملا کے اوپر حملہ کیا۔ اس جھڑپ میں نہ صرف وکرم ملا مارا گیا بلکہ لالا رام گینگ کے لوگوں نے پھولن دیوی کو بھی اغوا کر لیا اور اغوا کر کے یو پی کے ہی ایک ایسے گاؤں میں لے گئے کہ جس کو بہمئی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ دراصل لالا رام اور شری رام کا اپنا ہی گاؤں تھا۔ وہاں پر لے جا کر ان لوگوں نے پھولن دیوی کو ایک کمرے میں قید کر دیا، اور بس اسی گاؤں کے اندر ہی پھولن دیوی نے ان خطرناک اور شرمناک چیزوں کا سامنا کیا تھا کہ جن چیزوں نے اس کو اپنے دور کی سب سے خطرناک اور سب سے طاقتور ڈاکو بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ دراصل دوستو، اس گاؤں میں قید کرنے کے بعد پھولن دیوی کے ساتھ لگ بھگ 3 ہفتوں تک لگاتار ان گنت لوگوں نے گینگ ریپ کیا تھا، اور 3 ہفتوں کے بعد جب وکرم ملا کے گینگ سے تعلق رکھنے والے 3 لوگ پھولن دیوی کو اس کمرے کی قید سے چھڑانے میں کامیاب ہو پائے تھے تو اس وقت پھولن دیوی لگ بھگ ادمری حالت میں تھی، یعنی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پھولن دیوی اب کبھی بھی نہیں بچ سکے گی۔ مگر پھولن دیوی اس خطرناک گھٹنا کے بعد نہ صرف جینے میں کامیاب ہو سکی بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس نے بہت جلد ہی ایک بار پھر سے اپنا گینگ تیار کر لیا، اور اس بار وہ اس خطرناک گینگ کی لیڈر خود بنی، اور صرف اس کانڈ کے 7 مہینے کے بعد ہی وہ اپنے خطرناک اور بڑے گینگ کے ساتھ اس بہمئی نام کے گاؤں میں پہنچی کہ جہاں پر ان گنت لوگوں نے اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا تھا۔ جس وقت یہ اپنے پورے گینگ کے ساتھ اس گاؤں میں پہنچی تو وہاں پر شادی ہو رہی تھی۔ پھولن دیوی اور اس کے گینگ کے لوگوں نے اس گاؤں میں جاتے وقت پولیس کی وردی پہن رکھی تھی تاکہ کوئی بھی انسان نہ ان کو پہچان سکے اور نہ ہی ان کی مخبری کر سکے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد پھولن دیوی اور اس کے گینگ نے گاؤں میں ہونے والی شادی کو چاروں طرف سے گھیر لیا، مگر پھر پتا چلا کہ لالا رام اور شری رام کے گینگ کو پہلے ہی اس بات کی بھنک لگ چکی تھی کہ آج اس گاؤں میں پھولن دیوی کا گینگ حملہ کرنے والا ہے۔
इसी लिए पूरे गांव में हद से ज्यादा तलाशी लेने के बाद फूलन देवी का गैंग सिर्फ 2 ही ऐसे लोगों को तलाश कर सका था कि जो न सिर्फ फूलन देवी के गैंग रेप में शामिल थे, बल्कि लालाराम और श्रीराम के गैंग के भी बहुत अहम आदमी माने जाते थे। गुस्से में लाल फूलन देवी को जब अपने सारे दुश्मन मौके पर ना मिल सके तो उसने अपने गैंग को ये ऑर्डर दिया कि शादी में जितने भी ऐसे मर्द हैं कि जिनका ताल्लुक राजपूत घराने से है, उन सबको इकट्ठा कर लिया जाए। फूलन देवी के ऑर्डर पर 22 ऐसे मर्दों को इकट्ठा किया गया कि जो राजपूत कौम से ताल्लुक रखा करते थे, और फिर उनको एक कतार में खड़ा करके फूलन देवी और उसके गैंग ने अपनी गोलियों से भून डाला। और बस यही वो हत्याकांड था कि जिसने न सिर्फ फूलन देवी को एक रात के अंदर ही पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया था, बल्कि भारत देश की सबसे खतरनाक और सबसे खूंखार डकैत भी बना दिया था। अगले दिन सुबह होते ही देश में रहने वाले हर इंसान की जबान पर सिर्फ एक ही नाम था, और वो था फूलन देवी। इसके अलावा मीडिया ने भी फूलन देवी को एक नया नाम दिया, और वो नाम था बैंडिट क्वीन, जिस नाम से आज भी फूलन देवी को याद किया जाता है। आपको बताते चलें कि पुलिस प्रशासन ने फूलन देवी को पकड़ने की भरपूर कोशिश की, मगर एक लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन किसी भी हालत में फूलन देवी को नहीं पकड़ सका, जिसकी वजह से अब उस वक्त की गवर्नमेंट के ऊपर भी पब्लिक का हद से ज्यादा दबाव भी बढ़ता जा रहा था। आखिरकार गवर्नमेंट ने प्रशासन को ये सुझाव दिया कि अगर आप लोग फूलन देवी को नहीं पकड़ सकते हो तो कम से कम उससे बातचीत करने का तरीका निकालो, और इस तरह से अब अंदरूनी तौर पर फूलन देवी के साथ बातचीत शुरू की गई। फूलन देवी ने गवर्नमेंट से अपनी बहुत सारी शर्तें मनवाने के बाद हथियार डालने पर रजामंदी दिखा दी, और एक दिन फूलन देवी ने हजारों की भीड़ में अपने पूरे गैंग के साथ हथियार डाल दिए। उसके बाद फूलन देवी को जेल भेज दिया गया। जेल में लगभग फूलन देवी ने 11 साल गुजारे। 1993 में समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट ने अचानक से फूलन देवी पर लगे हुए सारे मुकदमे वापस ले लिए। यकीनन ये उस दौर के हिसाब से एक बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला था। 1994 में फूलन देवी न सिर्फ जेल से आज़ाद हुई, बल्कि उन्होंने शादी भी की, और 1996 में पहली बार समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्होंने मिर्जापुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा। पहली बार में ही फूलन देवी को मिर्जापुर की जनता ने भारी मतों से जिताकर लोकसभा पहुंचाया। उसके बाद 1999 में एक बार फिर से फूलन देवी को इलेक्शन जीतकर लोकसभा जाने का मौका मिला था, मगर फिर सन 2001 में यानी इलेक्शन जीतने के 2 साल बाद ही फूलन देवी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, और ये हत्या उनके घर के बाहर एक ऐसे आदमी ने की थी कि जिसका नाम शेर सिंह राणा था। इस आदमी का मानना था कि उसने फूलन देवी से बेहमई हत्याकांड का बदला लिया है, यानी उसी कांड का बदला कि जिसमें फूलन देवी ने अपने गैंग के साथ लगभग 22 लोगों को एक बार में ही मार डाला था। और इस तरह से उतार चढ़ाव से भरपूर फूलन देवी की ये कहानी यहीं खत्म हो गई थी। आपको बताते चलें कि सन 2014 में कोर्ट की तरफ से उस आदमी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है कि जिसने फूलन देवी का मर्डर किया था। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें, बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।